पत्रकार बंधुओं का मैं आप शुक्रिया अदा करता हूं और तमाम हमारे साथ में मौलाना इलियास मुखरिस साहब और मौलाना आफ्ताब अजहर सिद्दीकी साहब और मौलाना शमीर रियाज नदवी साहब और मौलाना जैद साहब, इन लोगों की मौजूदगी में हम इसलिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाए हैं। हम बिहार में जो पार्टी है मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की, पिछले 11 सालों से इसकी रुकनीत के साथ पार्टी के ओहदे में रहकर और ओहदे के अलावा भी मैंने पार्टी के लिए बड़ी खिदमत अंजाम दी है। पार्टी को देश प्रदेश में वफादारी के साथ सीमांचल में गांव-गांव में पहुंचाने का काम किया और यहाँ के इसके अलावा महाराष्ट्र में, तेलंगाना में भी, दिल्ली में भी मैंने पार्टी के लिए बहुत कामयाबी। लेकिन मुझे अफसोस हुआ कि बिहार के सदर जनाब अख्तर उल साहब की मुसलसल धांधली, मुसलसल नाकाबिल फरामोश कामों को देखते हुए और उनके हठधर्मी को देखते हुए मुझे मजबूरन पार्टी के अपने ओहदे से और रुकने से इस्तीफा देना पड़ रहा है। इसलिए मैं आज आप लोगों के सामने अख्तर उल साहब, बैरिस्टर साहब को ये कहना चाहता हूँ कि आपकी पार्टी का जो मैंने रुकनीत हासिल की थी उससे मैं दस्तबरदार हो रहा हूँ और उस ओहदे से भी दस्तबरदार हो रहा हूँ। चंद वजूहात की बिना पर मुझे आज ये दस्तबरदारी होनी पड़ रही है कि पार्टी में 2-4 लोगों का कब्जा है। वो जो चाहेंगे वो होगा। ये पार्टी में नायब सदर, जनरल सेक्रेटरी, महासचिव, ये ब्लॉक अध्यक्ष फला, इसकी कोई अहमियत नहीं है। 5 पैसा किसी की कोई अहमियत नहीं है। अगर कोई अहमियत है सिर्फ अख्तर उल ईमान, आदिल हसन आजाद और इसमें एडवोकेट आदिल हसन आजाद और वो इश्तियाक अहमद। सवाल इस बात का है, पार्टी एक तरफ तो ये बात कही जा रही है कि पार्टी दस्तूरी जमात है, दस्तूरी पार्टी है। कोई दस्तूर नहीं है इसकी। बगैर दस्तूर के पार्टी पिछले 11 साल से ये पार्टी चल रही है बिहार में, और वो भी एक ऐसे शख्स के हाथ में पार्टी को बैरिस्टर साहब ने गिरवी रख दिया है जो इलाके के रिजर्वेशन की तरह आया है। क्या पार्टी अख्तर उल ईमान और आदिल हसन ही पार्टी चला सकते हैं? ये सब जितने लोग हैं, उलमा है, उफ़ाज़ और दानिश्वर है, जो अपनी पार्टी को, इस पार्टी को बढ़ाने के लिए, इसको आगे बढ़ाने के लिए, जन जन तक पहुंचाने के लिए इतनी कुर्बानियां दी, उसका क्या होगा? हम 2015 में पार्टी का उम्मीदवार बन रहे थे। 2015 में बहादुरगंज से मेरा नाम का घोषणा भी करने वाला था, लेकिन अख्तर उल ईमान अपनी जीत के लिए इजहार एसपी ने उनको कहा कि आपको मुफ्ती अतर को अगर बहादुरगंज में टिकट देते हैं तो आपके खिलाफ हम एक्शन लेंगे। तो अपनी सीट को बचाने के लिए मेरा सीट को उसमें कैंसिल करवाया, कहा कि 6 सीट में हम चुनाव लड़ेंगे और ज्यादा नहीं लड़ेंगे, लिहाजा आपका नाम शामिल नहीं हो सकता है। हम बर्दाश्त कर लिए, फिर भी पार्टी में लगे काम किए। बैरिस्टर साहब ने कहा कि भाई 2020 में आपको टिकट कंफर्म है, लिखवाना चाहे लिखवा लीजिए, गवाह बनाना चाहे गवाह बनवा लीजिए, 2020 में आपको टिकट मिलेगा। मैं इंतजार करता रहा और पार्टी के जहां जहां जरूरत पड़ती थी मैं जाता रहा। जब 2020 का मौका आया तो एक ऐसे शख्स को टिकट दिया गया जो वार्ड मेंबर में 7-8 वोट लेकर आया, उसको विधानसभा का टिकट दिया जा रहा है। मुझे यह भी मालूम है कि क्यों टिकट दिया गया, किस बुनियाद पर टिकट दिया गया, उनकी सलाहियत की बुनियाद पर या पार्टी में कारकर्दगी की बुनियाद पर या पैसे की बुनियाद पर, यह सब दुनिया जान रही है। उसके बाद उसको भी मैंने बर्दाश्त किया, 2020 को भी मैंने बर्दाश्त किया, और मैं खामोशी के साथ बैरिस्टर साहब को मैं दफ्तरी होटल में कहा कि आप लोगों का यह डिसीजन शायद अच्छा नहीं हुआ। बहरहाल उन्होंने कहा कि जो भी है ये आप ही लोगों के बीच का है। तो फिर मैंने 2020 को भी बर्दाश्त किया और उसको भी मैंने बर्दाश्त करके मैंने किशनगंज में, बहादुरगंज में पार्टी के लिए काम किया हर जगह। लेकिन मैं जब उसके जीतने के बाद ये 5 एमएलए जीते, उसके बाद किसी ने भी पार्टी का कोई आदमी, चाहे अख्तर साहब, आदिल साहब ने कभी नहीं फोन करके बुलाया कि भाई आओ मजलिस में बैठो, कोई मशवरा या कुछ नहीं, कोई मशवरा नहीं, चलता रहा। मैं भी अपना बैठा रहा। अचानक आज से 1.5 साल पहले बैरिस्टर साहब की मेरी मुझसे नजर से नजर मिल गई। बैरिस्टर साहब ने कहा भाई आप नाराज क्यों हैं, पार्टी को आगे क्यों नहीं बढ़ा रहे, क्यों नहीं चल रहे हैं? तो मैंने कहा कि भाई पार्टी जब पार्टी के अंदर कोई इज्जत नहीं, कोई डिसिप्लिन नहीं, कोई दस्तूर नहीं, तो हम पार्टी में रह के क्या करेंगे? फिर उन्होंने कहा कि आप हैदराबाद आइए। मैं हैदराबाद भी गया, हैदराबाद से मुलाकात हुई, उन्होंने अच्छा ये बैठाया भी, बात भी हुई, हाथ पर हाथ भी मिलाया। उन्होंने मुझसे वादा किया
कि भाई आज से आप हमको नहीं छोड़ेंगे, मैं भी आपको नहीं छोड़ूंगा। माजिद साहब से अलग से बात हुई कि इंशाल्लाह, और भी लोग थे कि इस बार इंशाल्लाह मुफ्ती साहब को असेंबली का चुनाव लड़ाया जाएगा। जो बातें हुई, उसके बाद लगातार मैं अपना कैंपेनिंग पूरे भारत के अंदर, चाहे महाराष्ट्र हो, तेलंगाना हो, दिल्ली हो, मैं पार्टी के लिए काम करता रहा। और फिर बैरिस्टर साहब लोकसभा चुनाव में मेरे घर पर भी आए और आकर के लोगों को देखा भी कि इनके क्या ये है। मेरे गरीब खाना में आने के बाद वो गए भी, एक अलग चैप्टर है। फिर उसके बाद ये पूरी उम्मीद रही, मैं अभी 2-3 महीना पहले मुलाकात किया, उससे पहले मुलाकात, मुस्तकिल मुलाकातों में उनका मुकम्मल रुझान मेरे तरफ था। रमजान में एक मुलाकात हुई, उसमें मुझसे पूछा गया आप कौन सा विधानसभा से चुनाव लड़ेगा, मैंने ठाकुरगंज से। फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, मैंने कहा हमारा 5-6 प्रोग्राम करा दीजिए। उन्होंने कहा नहीं 5-6 क्या, हम प्रोग्राम 10 करा देंगे। तो ये बात कहां तक जा रही है? ये तो रजामंदी की बात है। जब आप हमारा प्रोग्राम कराने के लिए, लेकिन कौन सा गुल खिलाया अख्तुल ईमान ने, कौन सी दुश्मनी अख्तुल ईमान को उलमा से, हुफ्फाज से, कि आपने जाके बैरिस्टर साहब को शिकायत करके कि मुफ्ती साहब का पैसा नहीं है। ये तो बड़ा शर्मनाक बात है कि उनके पास पैसा नहीं है चुनाव लड़ने के लिए। फिर मैं दोबारा बैरिस्टर साहब के पास पहुंचा, मैंने कहा कि भाई क्या बात है, क्यों आप रुकावट डाल रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि भाई चुनाव लड़ने के लिए पैसा की जरूरत पड़ती है। मैंने कहा भाई मेरे पास सब इंतजाम है, जो कुछ भी, पार्टी से हमको कुछ नहीं चाहिए, हम इलेक्शन में जो खर्च करना होगा मैं करूंगा। मेरे साथ बहुत बड़ी ताकत है, अवाम की ताकत है, गरीबों की ताकत है, हमारे साथ है। हम जो लोग 10 रुपए में खर्च करके जीतेगा, मैं सिर्फ 2 रुपए में चुनाव जीत सकता हूं, मैंने उनसे कहा। और उसके बाद उन्होंने कहा ठीक है आप अख्तर साहब से मुलाकात कर लीजिए। फिर मैं अख्तर साहब से मुलाकात किया तो उनके बातों से लगा कि नहीं, कुछ ही लोगों नरमी आई है। लेकिन मुस्तकिल मुलाकात यानी अदम तवज्जुही, किसको टिकट बांट रहा है, बिहार में कितनी सीटों पे चुनाव लड़िएगा, पार्लियामेंट्री बोर्ड का मेंबर बनाया, उसका मतलब यह है कि वो कैबिनेट का है। आप बुला के पूछ सकते थे कि हम लोग बिहार में कितने सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। और भी जो अहदेदारान थे बुलाना चाहिए, किसी को कभी नहीं बुलाया, ना किसी से पूछा जा रहा है। क्योंकि मैं उम्मीदवारी की हैसियत था, मैंने कभी सवाल नहीं किया कि भाई आप किसको टिकट बांट रहे हैं, कहाँ इलेक्शन लड़ाना है। मगर मैं उनके ना पूछने पर भी मैंने उनको सवाल करता रहा कि भाई ऐसा है कि हम लोग ज्यादा सीट पे लड़ने के बजाय चंद सीटों पे लड़े और उसको जीतने का काम करें। तो उसने मुझसे कहा कि नहीं अभी तो हम पूरा घूम रहे हैं, लेकिन चंद सीटों पे लड़ेंगे। लेकिन उन्होंने 35 सीटों का ऐलान किया, कभी कोई मशवरा नहीं, ये करते गए। जब टिकट का बंटवारा की बात आई, हमको दिलासा देते रहा इंशाल्लाह आपके अलावा कौन है, अब तो बैरिस्टर साहब का खास आदमी है, बैरिस्टर साहब आप ही की तरफ है, ये करते रहे, दिलासा देते रहे। मैं अभी लेटेस्ट बता रहा हूं, जब इन्होंने जोकी का टिकट का ऐलान किया, ऐलान करा बाज़ाब्ता, मैंने ऐलान नहीं किया। कैसे ऐलान भाई, किस बात का ऐलान? आप चुपके से रात में उससे मुलाकात करते हैं, मुर्शिद से मुलाकात करके उसको अलग से लिफाफा पकड़ाते हैं और उसको दे करके आप भेज देते हैं। वो जाके नॉमिनेशन के लिए पूरी तैयारी कर रहा है, गांव गांव में मीटिंग कर रहा है, और उसके बाद वो इस्तीफा दे रहा है तो कह रहा है कि अभी तो औपचारिक घोषणा नहीं हुआ। किस बात का घोषणा? आप तो 6 महीना पहले आपने उससे तय कर लिया था, सौदा भी तय कर लिया था। मैं वक्त आने पर 50 किस्तों में पार्टी के 11 साल कारकर्दगी को अवाम के सामने रखने का काम करूंगा, और वही बात करूंगा जो बात हुई है। कोई लगी हुई बात बिल्कुल नहीं करूंगा, क्योंकि मैं एक आलिम दीन हूं, मैं किसी पर इल्जाम तराशी नहीं करने जाता हूं। आज मैं ये मजबूरन मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस में करके ये लोगों को बताने की जरूरत पड़ी कि पूरे इलाके में एक घमाघमी उनको टिकट का दे दिया। आप ऐलान कर रहे हैं कि भाई उन्होंने तो पहले कर दिया, तो क्या फिर अगर इस्तीफा दिया तो इस्तीफा तो मंजूर नहीं किया ना, नहीं किया तो उसको कहते कि भाई हमने मंजूर नहीं किया, आपको बना रहे हैं उम्मीदवार, ढोंग नचा रहा है। हमने ये कह दुनिया को दिखा रहे हैं कि हमने अभी ऐलान नहीं किया, सब झूठ है। जब हम लोग बराबर मिल रहे हैं, मुस्तकिल 8-10 दिन से मिल रहे हैं, हम लोग का क्या, हम लोग का कह रहे कि नहीं आप बिल्कुल, आप लोग इतना नहीं है, आप लोगों का कोई भी फैसला होगा। ये डार्क में रखकर कल की बात बता रहा हूं, जबकि एक उम्मीदवार गुलाम हसन, कल उन्होंने नॉमिनेशन दाखिल किया और नॉमिनेशन दाखिल करके बाहर लोगों को बताया कि भाई हमने नॉमिनेशन कर दिया, अभी हमको सिंबल नहीं मिला। जबकि सिंबल के साथ उन्होंने नॉमिनेशन किया, वो उम्मीदवार जो सिंबल के साथ नॉमिनेशन किया और बाहर आके बोलता है कि नॉमिनेशन मैंने आजाद किया, सिंबल हम जमा करेंगे। तो अभी पहली बार जब निकलते ही अभी नॉमिनेशन करते ही झूठ बोल रहा है, तो वो कौम के लिए क्या भला कर सकता है, इलाके के लिए क्या भला कर सकता है। मैंने कहा, बार बार मैंने इनसे कहा कि साफ सुथरा छवि आदमी को टिकट दीजिए। आप एक ऐसे आदमी को दे रहे हैं, एक आवारा आदमी जो नशा करता है, जो टीका भी लगा लेता है,
आप उसको उम्मीदवार बनाते हैं। मैंने बरेशर साहब को भी दिखाया और कहा, माजिद साहब को भी कहा, इन लोगों ने सुनकर के अनसुनी कर दी। और हद तो यह है कि ये सब बातें, और जब ये सर्वे की बात आ रही है हमको सर्वे में पीछे दिखाया जा रहा है, और जब कोई मीडिया खोलिए, कोई व्हाट्सएप में जाइए, फेसबुक में जाइए, सारी दुनिया ये कह रही है कि मुफ्ती अतर जावेद को ही टिकट दिया जाए। तो कहाँ है, कौन सा सर्वे है? वो सर्वे खत्म हो गया क्या? ये की सर्वे है, वो भी चला गया। मैं कल रात जो गुज़श्ता रात है, कल नॉमिनेशन जो कर दिया मैंने, फिर भी मैं इत्मीनान से रहा कि भाई अभी भी हो सकता है कि वो नहीं दिया होगा। कल मैं रात में पहुंचा, मैंने उनसे कहा भाई क्या बात है, अभी तक कुछ नहीं बता रहा, एक दिन बाकी रह गया है। तो मुझसे कह रहे हैं कि अभी फैसला नहीं हुआ है, आज मैं लिख करके भेज दिया हूं उनको हैदराबाद, वो सुबह फैसला करेंगे, 10 बजे तक फैसला आएगा। कितना झूठ है। आप एक तरफ अब्दुल्ला सालिम को झूठा करार दे, मैं एक एक झूठ को अख्तर उल ईमान को ये मैं चेतावनी देना चाह रहा हूं, ये बहुत दिन हो गया झूठ, और मौलवी से टक्कर हुआ है। और ये आलिम और उलमा, हमने देश को आजाद किया, जब हम देश को आजादी करने के लिए कुर्बानी दे सकते हैं तो हम सीमांचल को इन बेईमानों और मक्कारों से आजादी करने के लिए तमाम कुर्बानियां दे सकते हैं। मुफ्ती साहब, एक मेरा सवाल है, आप दीन के जानकार हैं, मुफ्ती हैं, मसले मसाइल को बेहतर जानते हैं। पिछले दिनों आपने कुरान और खुदा की नहीं, अल्लाह और खुदा की कसम खा करके हलफ लिया आपने, तब आपने क्यों नहीं उस वक्त कहा कि भाई हम ये नहीं करेंगे? और अब आप, क्योंकि आपको टिकट नहीं दिया गया है तो आप बगावत कर रहे हैं, मुखालिफत कर रहे हैं, पार्टी के खिलाफ बोल रहे हैं। ठीक है, इस सवाल का जवाब मैं दे रहा हूँ। हमने रुकनियत के साथ हमने कहा मैं पार्टी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMM का मैं रुकन हूं, लिहाजा मैं ये हल्फ लेता हूं कि पार्टी का वफादार बन के रहूंगा। अगर उम्मीदवार बनाता है तो उम्मीद जीतने के बाद पार्टी के साथ लगा रहूंगा, और नहीं भी बनाता है पार्टी के साथ लगा रहूंगा। लेकिन सवाल इस बात का है, ये बात समझने की है, क्या ये कौन सा कानून है, कौन सा दस्तूर है, शरीयत की तरफ से है या इनका बनाया हुआ दस्तूर है? ये जो हल्फ बर्दारी हुई है, क्या सिर्फ सीमांचल के लिए या पूरे हिंदुस्तान में जितनी जो पार्टियां, हमारी पार्टी है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, और जगह का भी है? खुद अख्तर उल ईमान क्यों नहीं हल्फ लिए? आदिल हसन ने क्यों नहीं लिया? और जब सवाल करता है कोई पत्रकार, कोई यूट्यूबर, तो जवाब देता है कि इमाम है। अरे जब इमाम हो तो इमाम को तो पहले नियत करना पड़ेगा, मुक्तदी नहीं भी करेगा तो इमाम के साथ मुक्तदी का है। जब तुम ही नियत नहीं कर रहे हो, इसका मतलब तुम्हारे दिल में खोट है। और जवाब हमसे लेना भाई, हम तो अब जवाब देने के लिए तैयार हैं, कोई भी आए। दूसरी बात यह है, और ये जो हल्फ बर्दारी हुई थी, ये हल्फ बर्दारी अब्दुल्ला कमर सालिम और मुफ्ती अतर जावेद को काबू करने के लिए, कि हम इसको कैसे शिकंजे में लाएं। चूंकि उन लोगों का टिकट आज से 6 महीना पहले सौदा हो चुका था, और सौदा करके हम लोगों से हल्फ बर्दारी लिया ताकि ये लोग कहीं भाग ना जाए। ये तो हल्फ बर्दारी है। और शरीयत ये कहती है कि जिस खैर में शर का अंदेशा हो उस खैर को छोड़ देना चाहिए। और ये खैर बताकर एक तरफ आप मुसलमानों की बात करते हैं, एक तरफ क़यादत की बात करते हैं, पसमानदगी की बात करते हैं, दाढ़ी टोपी का नाम ले रहे हैं कि टोपी वाले पर हमले हो रहे हैं, दाढ़ी वाले पर हमले हो रहे हैं, मदारिस पर हमले हो रहे हैं, खानकाहों पर हमले हो रहे हैं, और मदारिस पर हमले हो रहे हैं, मस्जिदों पर हमले हो रहे हैं, लिहाजा हमको वोट दो, हम इसका मुकाबला करेंगे। अरे बताओ भाई, जो मस्जिद चलाने वाला, मस्जिद बनाने वाला, मदरसा चलाने वाला, मदरसा में चंदा करने वाला, और देश को हमेशा कौम के साथ जीने से लेकर मरने तक साथ देने वाला, जनाजा वही पढ़ाएगा और निकाह वही पढ़ाएगा, सारा सिस्टम जब उलमा करता है, तो अब वो उसको तुम्हें एक टिकट देने के लिए तुम्हारे पास जगह नहीं है, गुंजाइश है। एक तरफ तो तुम कह रहे हो भाई हम उसकी इज्जत करते हैं, उसी के बरतरी के लिए हम काम कर रहे हैं कि उलमा का सर बुलंद हो, दाढ़ी टोपी वाले का सर बुलंद हो, उसके तहफ्फुज़ के लिए आप उसको जलील कर रहे हैं। आपने जलील किया वहां पर अब्दुल्ला सालिम को, और मुझे जलील किया ठाकुर से। अब आपका क्या प्लान है? नेक्स्ट प्लान क्या है आपका? मेरा नेक्स्ट प्लान जो भी है, आज मैंने इस्तीफा दे दिया है, और मैं रात में मशवरा करके तमाम लोगों से मैं सबसे पहले तो मैं नॉमिनेशन भी इंशाल्लाह दाखिल करूंगा। अच्छा। और उसके बाद चूंकि मैंने रुकनियत से इस्तीफा दे दिया, आपको बताया आपके जरिए से भी, अब मेरा एक ही मिशन रहेगा। MLA MP बनना एक अलग चीज है, मुकद्दर में जब होगा बन जाएगा, लेकिन मक्कार, अय्यार, गद्दार लोगों को हम सीमांचल में सियासत करने नहीं देंगे। हम इसके लिए लड़ाई लड़ेंगे इंशाल्लाह। कोई भी पार्टी, हम किसी पार्टी का कोई हिमायत नहीं कर रहे हैं, अभी हम लोग न्यूट्रल हैं, हम पार्टी से अच्छा, इस बात की क्या गारंटी है कि मुफ्ती अतर जावेद साहब फिर से MIM में नहीं आएंगे? क्योंकि पहले भी आप बगावत कर चुके हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, पार्टी में ये तो मुमकिन नहीं है। सुनिए, आपको मैं बोल रहा हूँ चैनल में, पार्टी में ये मुमकिन नहीं, जब तक अख्तर उल ईमान इस पार्टी का प्रेसिडेंट रहेगा बिहार का, हमारे इस पार्टी में जाना मुमकिन नहीं है।
सर, आदिल हसन और अख्तर इमाम का कहना है कि चुनाव लड़ने के लिए धन दौलत भी होनी चाहिए। आपके पास धन दौलत है? आदिल के पास पैसा कहाँ से आया? अख्तर ईमान जब चुनाव लड़ा था उसके पास उसको कौन सा छोपड़ी था? वो तो अपने नानी के यहाँ रहता है, उसके पास पैसा कहाँ से आया? अरे मरहूम जनाब तस्लीमुद्दीन साहब ने उनको वो मुखिया का नॉमिनेशन भर दिए थे। मरहूम तस्लीमुद्दीन अल्लाह जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, वो कहा कि नहीं तुमको जिला परिषद लड़ना है, उसको जिला परिषद लड़ाया और खर्चा दिया। फिर उस जिला परिषद के बाद एमएलए का टिकट मिल गया था त्रिलोक चंद जैन को, तस्लीमुद्दीन साहब ने और बहुत सारे लोगों ने एहसान किया, उसको जाके टिकट दिलाया राजद का। वो चुनाव जीते, पैसा खर्च किया, कहाँ चले गए थे वो दिन? कहाँ? और पैसा नहीं है। एक तरफ ऐलान कर रहे थे कि अगर मैं रिश्वत दूंगा तो मेरा हाथ काम नहीं करेगा, मेरी जबान काम नहीं करेगी, कहाँ चला गया? आज ये सूरत हाल हो गया इस पार्टी में। अगर करोड़ों की बात करनी है तो अख्तर का भाई, अख्तर ईमान का भाई तफहीम से बात कीजिए, और लाखों की बात करना है तो आदिल हसन से बात कीजिए, हजारों की बात करना है तो इश्तियाक से बात तो कीजिए। आपका कहना है कि तफहीमुर रहमान भी इसमें शामिल है, पूरा सब शामिल है, पूरा कुंभा शामिल है। और अभी तो अंगड़ाई है, आगे की बहुत बड़ी लड़ाई है। आपसे पैसे के बारे में कुछ बात हुई थी कि इतना पैसा लाइए? नहीं, मुझसे पैसा ले, मुझसे ये मुतालबा हुआ कि भाई आपके पास चुनाव लड़ने का पैसा है? मैंने बताया कि मेरे पास पैसे है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास है, मैंने जमा किया। उसके बाद कहा नहीं ये नहीं होगा, ये तो 50% है तो 100% कराओ। जो उन्होंने मुतालबा किया वो भी मैंने तैयार कर लिया, इससे उससे जहां से भी हुआ मैं लेकर के उसको भी तैयार कर लिया। मैंने अख्तर ईमान को भी बताया कि जो बैरिस्टर साहब ने मुझसे कहा मैंने उसको तैयार कर लिया है। सर, आपने जो आरोप लगाया है कि पैसे पर टिकट दिया जाता है, तो अभी एडवोकेट आदिल हसन साहब ने वीडियो जारी किया है, उसमें कहा है कि ये जो आरोप लगाए गए हैं ये बेबुनियाद हैं, और तमाम जो सरकारी संस्थाएं हैं, चाहे ईडी हो, सीबीआई हो, और चुनाव आयोग के पास भी वो जाएंगे, कंप्लेंट करेंगे ऐसे लोगों की जो उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं। क्या कहेंगे आप? कहाँ भी चले जाए, कमिश्नर के पास चले जाए, सुप्रीम कोर्ट चले जाए, हाई कोर्ट जाए, रिश्वत लेके कोई दिखा के देता है क्या? दिखा के लेता है क्या? ये तो चुपके से लेता है। और अगर नहीं है तो सब आदमी अख्तर ईमान, आदिल हसन सब मेरे साथ चले, मस्जिद में चले, मैं जाके जवाब देता हूं। आए मेरे साथ, आए, मैं बताऊं कि आप लिए नहीं, वहां तो सबकी सच्चाई निकल जाएगी भाई, वहां तो सबकी सच्चाई निकल जाएगी। मैं कहना चाहता हूं कि कम से कम तुम पूरे बिहार में 35 सीट पर तकसीम कर रहे हो, एक भी सीट तुम्हारा, मैं रात को बोल के आया कि भाई 35 सीट आप तकसीम कर रहे हैं, इसको टिकट दे रहे हैं, उसको टिकट दे रहे हैं, एक टिकट तुम्हारा मौलवी के लिए नहीं हो रहा है। तुम इससे उलमा दुश्मनी, और उलमा का सबसे बड़ा दुश्मन अगर जिला में है, सीमांचल में है, तो वो अख्तर ईमान है। मौलवी का सबसे बड़ा दुश्मन। दाढ़ी पर सवाल, टोपी पर सवाल, आपका पजामा ऐसा क्यों है, लंबा क्यों है, टोपी आपकी ऐसी क्यों है, हमेशा क्रिटिसाइज, हर महफिल में क्रिटिसाइज। अब मैं ये होने नहीं दूंगा। उलमा को भी बता रहा हूं आपके जरिए से, आपका कायद, आपके लिए लड़ने वाला मुफ्ती अतर जावेद तैयार है। किसी को भी अख्तर ईमान के दरवाजे में जाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं लड़ने के लिए तैयार हूं। अरे असेंबली जब जाना होगा हम चले जाएंगे, उसके अलावा हम लड़ने के लिए सलाहियत रखते हैं, लोकतांत्रिक तरीके पर हम पूरी लड़ाई लड़ेंगे इंशाअल्लाह। चुनाव लड़िएगा? चुनाव लड़ेंगे, चुनाव में लड़ने के लिए तैयारी कर रहे हैं, हम मशवरा करेंगे। लोग जो हमारे सारे, मैं भी चुनाव तो मैं खुद नहीं लड़ रहा हूं ना, चुनाव तो हमारे पब्लिक, जो लोग मुझे चाह रहे थे, आपको पता है पूरे भारत से कम 8,000 लोगों ने टिकट बनाया यहाँ आने के लिए, और मुझसे बार बार कहा, मैं जवाब देना मुश्किल हो गया मुझे, मेरा फोन आ रहा है 4 रोज से, मैं किसी को जवाब नहीं दे पा रहा हूं। वो इलेक्शन के लिए आ रहा है, जो उमंग थी, जो लोगों के ख्याल आते नौजवानों में, खासतौर पर इलेक्शन के लिए आ रहे थे, वो तमाम लोगों के उम्मीदों पर पानी फेर दिया। अच्छा, प्लीज। जब आपको पता था कि बिना सिंबल के वो गुलाम हसनैन साहब नॉमिनेशन कर रहे, तो आपको भी जाके नॉमिनेशन कर देना था? कल झूठ बोल रहा है वो, बाहर में झूठ बोला है, अंदर जो उन्होंने फाइल दाखिल किया वो इसके साथ दाखिल किया है, सिंबल के साथ दाखिल किया है। बाहर इसलिए नहीं, बाहर इसलिए झूठ बोल रहा था ताकि मुफ्ती अतर नॉमिनेशन ना कर दे। तो मैंने कहा कि मैं इंतजार किया, मैं कल तक इंतजार किया, आज तक इंतजार किया। उन्होंने 10 बजे बताया था कि 10 बजे ये फैसला। क्या फैसला भाई? तुम बंद कमरे में बोले किसी को वहां चुप चुप के चोरी करके तुम ये दे रहे हो सिंबल। अच्छा, मुफ्ती साहब, जिनको टिकट दिया गया है उनका दावा है कि उन्होंने पार्टी के लिए अपनी सरकारी नौकरी छोड़ी है। ये झूठ है। 7 महीना पहले कौन सा भाई, उससे पहले वो प्रमुख रहे, कौन सी नौकरी थी? ठीक है, अगर वो नौकरी, तो बहुत सारी नौकरी, मैं कितने नौकरी को देख रहा हूं। फिर तो आप नौकरी की बुनियाद पर, अगर नौकरी छोड़ने की बुनियाद पर टिकट दीजिएगा तो 5,000 लोग टीचर से रिजाइन देकर नौकरी इलेक्शन लड़ने के लिए आएंगे। क्या बात कर रहे हैं? मास्टर मुजाहिद मास्टरी कर रहे हैं तो पता चला कि मास्टर मुजाहिद है, ये जो मास्टर तो कोई नहीं जान रहा था, ये इलेक्शन लड़ने के लिए। और मैंने कुर्बानी दी, मालूम है, मेरा अब्बा के इंतकाल के बाद मुझे नौकरी लग रही थी अनुकंपा में, हेड मौलवी थे मेरा अब्बा, मैं नौकरी को मैं छोड़ दिया, नहीं किया नौकरी। इंग्लैंड की नौकरी लगी हमको, वहां 1.5 लाख रुपए तनख्वाह थी। मैंने कहा कि मैं पब्लिक फील्ड में काम कर रहा हूं, मुझे यही रहना है। फिर हमको तो बुढ़ापे में वापस घर ही आना, तो लिहाजा हम यही रहेंगे।
हम वो नौकरी छोड़ दिए। तो हम पब्लिक के लिए छोड़े, एमएलए एमपी के लिए नहीं। और वो तो एमएलए बनने के लिए नौकरी छोड़ा है, तो पब्लिक के लिए कहाँ है? तो फिर वो कौन सा तकाजा है जो आप पूरा नहीं कर सके, वो कर दिए, उनको ये टिकट दे दिया? तकाजा